अब मैं वक्तव्य देने के लिए श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कालड़ी के प्रोफेसर डॉक्टर शांति नायर जी को आमंत्रित करता हूं। आप श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष रही हैं। आपके कई सारे लेख प्रख्यात पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकों में नागार्जुन का काव्य प्रमुख है। आपसे अनुरोध है कि आप आएँ और अपने श्रेष्ठ वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। आपका विषय है मलयालम कविता की प्रतिपक्ष धर्मिता। सभागार में उपस्थित मेरे आदरणीय गुरुवर रविंद्राक्षन जी, गुरुतुल्य रविभूषण सर, मंचासीन अध्यक्ष महोदय भी बाहर गए हुए हैं, फिर भी मैं उनको संबोधित कर रही हूँ। और प्रिय भाई आशीष त्रिपाठी जी, यहाँ उपस्थित सभी विद्वजन, मेरे मित्रों और विद्यार्थी विद्यार्थिनियों, दोपहर के सत्र का अंतिम प्रपत्र है, इसलिए क्षमा कीजिएगा अगर मैं समय की सीमा को लांघ जाऊं तो यथासंभव मैं कोशिश करूंगी ऐसा ना करूं। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ भारतीय लोकतंत्र और साहित्य, हिंदी और मलयालम साहित्य के संदर्भ में। तो अक्सर जब ये विषय रखा जाता है तो मलयालम छूट जाता है और हिंदी शायद वो जगह, मतलब जानबूझकर नहीं, फिर भी अपनी सीमाओं के अंदर मलयालम छूट जाता है और पहुंच नहीं पाता है। तो मैंने अपना विषय लिया है मलयालम कविता की प्रतिपक्ष धर्मिता, जो कि लोकतंत्र के संदर्भ में आती है। स्वतंत्रता, समानता और बंधित्व को जिसका ताना बाना माना गया, उसी लोकतंत्र की श्रेष्ठता को पहचानते हुए भारत ने लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार किया। इसी संदर्भ में हमें बात करनी है और उन तमाम मतलब इतिहास और जो उसके सैद्धांतिक पक्ष हैं, मुझसे पहले के वक्ताओं ने इस पर विस्तार से विचार कर लिया है, अतः मैं उस पर नहीं जाऊंगी। मैं अपनी बात को वहीं से आरंभ करूंगी जहां से आशीष त्रिपाठी ने अपनी बात रखी थी, यानी निर्बल की आइडेंटिटी वाली बात। तो औद्योगिक सभ्यता ने जो मूल्य शक्तिशाली की उत्तरजीविता और अधिकतम उत्पादन, अधिकतम उपभोग और उसके लिए निर्बाध बाजार के रूप में हमारे सामने रखे, उसी का विरोध करके गांधी ने एक नैतिक लोकतंत्र के स्वरूप को भारतीयों के समक्ष रखा था। जैसे बात कही गई कि निर्बल की आइडेंटिटी, तो गांधी का ये मानना था कि माई नेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नॉट दैट अंडर इट द वीकेस्ट शुड गेट द सेम अपॉर्चुनिटी एज द स्ट्रॉन्गेस्ट। यह लोकतंत्र, इस लोकतंत्र मूल्य के बाद अनेक स्थलों पर और अनेक गहराइयों से ये इसमें आघात पहुंचा है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। और हम देखते हैं कि लोकतंत्र से तमाम सकारात्मक बातें जो आशीष जी ने रखी उनको मैं मानती हूँ, लेकिन बावजूद इसके लोकतंत्र से लोक को कई स्थानों पर इतिहास में बहिष्कृत किया जाता रहा है। यह भी एक सत्य है। और इस तरह से लोक जो है वो किस प्रकार से आघात का शिकार हुआ है, मूल्य तिरोहित होते रहे हैं और कई संकट आए हैं और आज भी आ रहे हैं, उसका भी उल्लेख हुआ है। ऐसे समय में संवेदनशील मन में इस अवस्था के प्रति होने वाली जो आकुलताएं हैं, जो व्याकुलताएं हैं और निराशाएं हैं और चिंताएं हैं, उसको कविता अभिव्यक्ति देती है। जैसे कि रविभूषण जी कह रहे थे, कविता ही है जो कि लोकतंत्र की रक्षा कर सकती है। तो इसे देखते हुए इस चिंता के मूल में जो है आम आदमी है, और आम आदमी जो है, आम आदमी हमेशा वही कविता उसी के पक्षधरता जो है कविता करती है। कविता हर काल में सत्ता की नहीं बल्कि जनता की पक्षधर होती है, क्योंकि जनता की पक्षधरता करते हुए वह अपने आप को आगे ले जाती है। इसका कारण भी ये है कि सत्ता हमेशा यथास्थितिवाद की पक्षधर होती है और जो जनता है वो परिवर्तनकामी हुआ करती है। तो
यहाँ मैं जैसे मैंने बताया अधिक से उसके सिद्धांतों पर या उसके इतिहास पर मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि उसकी चर्चा हो चुकी है। यहाँ जनता की पक्षधरता करते हुए मलयालम कविता अपनी प्रतिपक्ष धर्मिता को कैसे निभाती रही है और इसे मतलब किस प्रकार से ये जनता की पक्षधरता रेखांकित होती है, इसे यथासंभव समय की सीमा में रहते हुए मैं इस पर विचार करने की कोशिश करूँगी। और लोकतंत्र के संदर्भ में कविता की जो भूमिका है वो किस प्रकार से प्रतिपक्ष धर्मी रही है और किस प्रकार से वह यथास्थितिवाद की पक्षधर ना होते हुए परिवर्तन की कामी रही है, इसे भी मलयालम कविता की कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं यहाँ पर आपके समक्ष रखना चाहूँगी। और इसमें प्रतिपक्ष धर्मिता को लेकर के मलयालम में बहुत सी कविताएं हैं। इसमें मैं आपातकालीन जो कविताएं हैं उसमें ज़रा सा फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा करने का मेरा उद्देश्य ये भी है कि हमारे जो हिंदी भाषी प्रदेश के मित्रगण हैं वो इन कविताओं को भी थोड़ा सा सुन सकें या थोड़ा सा उसके बारे में भी जान सकें। तो लोकतंत्र को हम गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल कहते हुए परिभाषित करते हैं। इसमें जब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी बाय द पीपल जनता के प्रति न केवल उदासीन हो जाएं बल्कि उसमें जनता की उस जीवन की उस लय का अपहरण कर लें जो कि उनके जीवन को जीने योग्य बनाती है। तो ऐसी स्थिति में जो है कविता जो है अपनी भूमिका को सशक्त रूप से निभाती है और प्रतिपक्ष धर्मी होकर के सामने आती है। तो यहाँ आपातकाल भारत के लोकतंत्र के इतिहास का सर्वाधिक नकारात्मक पक्ष था। ये आप सभी जानते हैं इसके बारे में। मुझे लगता है इसके बारे में अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस समय संवेदनशील कवियों ने लोकतंत्र के भविष्य को बचाने के लिए अपने शब्दों को ढाल और तलवार दोनों की तरह प्रयोग किया है और मलयालम कवि इससे कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। जब जनता के हाथ पैर जंजीरों से जकड़ दिए गए, उसकी बोलने वाली ज़बान को उससे छीन लिया गया और दुराधिकार अपने विजय की दुंदुभी बजाने के लिए तत्पर था, तब कविता एक पैगंबर के रूप में अवतरित होती है। यही वो समय है जब एक कविता उस पैगंबर के रूप में अवतरित होते हुए हमें नज़र आती है। मलयालम कविता के लिए अगर देखा जाए तो मैं समझती हूँ हर भाषा की कविता में होगा, लेकिन मलयालम पर अगर फोकस करें तो मलयालम की कविता के लिए ये जो समय था ये किसी ऐसे युद्ध से कम नहीं था जो कि जान की बाजी लगा करके लड़ा जाता है। ऐसे युद्ध से बिल्कुल भी वह कम नहीं था। तो इस संदर्भ में कुछ कवियों का मैं उल्लेख करूँगी जो कि मलयालम के हैं। वैलोपिल्ली श्रीधर मेनन जो कि मलयालम के काव्य जगत पर अमिट छाप छोड़ने वाले कवि हैं। आपकी कविताओं में हम देखते हैं कि एक तरफ सीधा प्रहार है तो दूसरी तरफ व्यंजना है और तीखा व्यंग भी हमें नज़र आता है। लोकतंत्र की भूमि पर उसकी कापट्यपूर्ण चौंधियाती रोशनी में जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोग इस कापट्य का शिकार हो रहे हैं, ऐसे समय में महाबली का राज्य महाबली के राज्य का समय, मावेली नाडु वाणिडुम कालम शीर्षक से उन्होंने जो कविता लिखी वो 1976 के ओणम विशेषांक में लिखी थी, जब ओणम विशेषांक में लिखने के लिए उनसे कहा गया था। तो इसको किस प्रकार से वे प्रस्तुत करते हैं इसको देखिए। यानी इस कविता के कलेवर में यहाँ आद्यांत हमको राजनीतिक पक्ष जो है वो नज़र आता है। वहीं प्रत्यक्ष रूप से कविता अपने भीतर कविता को भी समेटती है और उसके साथ साथ उसमें हम देखते हैं कि जो बात वैलोपिल्ली श्रीधर मेनन उनको कहनी है वो कवि उस बात को भी कहते हैं। कविता इस प्रकार से है कि महाबली के राज्य का वर्णन करते हुए आपातकाल को किस प्रकार से अभिव्यक्ति देते हैं। उठती है कोई आवाज़ आपके आवाज़ के खिलाफ,
आपकी आवाज़ के खिलाफ आधी रात को सुनाई देती है आवाज़, आधी रात को सुनाई देती है एक आवाज़ कि किंकर किवाड़ का कुंडा बजा रहे हैं, कि किंकर हैं जो किवाड़ का कुंडा बजा रहे हैं। अलविदा भी ना कह पाता है कोई कि सलीब के पास या किसी खाई के पास इंतज़ार हो रहा होता है। आप अलविदा भी नहीं कह पा रहे हैं कि किसी सलीब के पास, किसी खाई के पास आपका इंतज़ार हो रहा होता है। कविता में शंका का एक शेड दिया गया है, महाबली के राज्य को लेकर के शंका का एक शेड दिया गया है, और इसी शेड में जो है महाबली के राज्य को लेकर के प्रशंसाएं की, जो कवि कहते हैं कि महाबली के राज्य को लेकर के जो प्रशंसाएं की गई हैं वे वास्तव में किसी आश्रित के द्वारा गढ़ी हुई प्रशंसाएं ही हैं। कवि आपातकाल के दौर के इस रूपक पर बात करता है। इस रूपक के माध्यम से माने इसके माध्यम से, इस महाबली के रूपक के माध्यम से कवि जो है आपातकाल पर बात करता है। इसमें हम देखते हैं कि प्रश्न है, प्रश्न के लिए महाबली के उत्तर भी हैं, और महाबली के ये जो उत्तर हैं वे किसी तानाशाहों के समान ही हैं कि जनता की समृद्धि और खुशी के लिए ही तो हम ये सब कर रहे हैं, जनता की समृद्धि और खुशी के लिए ही हम ये कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है बार बार जो आपातकाल में, आपातकाल के संदर्भ में बताई गई थी, तो उसको लेकर के है। तो इसमें कवि इसके बारे में अपनी टिप्पणी देते हैं कि आधिपत्य काल की मूछें हिलती हैं। मूछों को मलयालम में मीशा कहते हैं, लेकिन उसको उन्होंने संबंध में जो MIS से मीसा है उसके साथ भी उसको जोड़ा है, और इसमें कहते हैं अधिनायकत्व काल में मूछें हिलती हैं, अनुसरण का हल वहन करते मानव, अनुसरण का हल अपने कंधों पर वहन करते मानव, फसलें हुई सैकड़ों, व्यवसाय भी फूले फले, पर क्या इस महाऐश्वर्य में कहीं हो सका कोई उल्लसित, कहीं हो सका है कोई उल्लसित, भय में फलेंगे क्या सुख के फल भला, भय में फलेंगे क्या सुख के फल भला। तो इसी प्रकार आपातकाल के दौर में हम सभी जानते हैं कि 1976 में संजय गांधी ने देश में अनिवार्य रूप से पुरुषों के लिए नसबंदी का आदेश दिया था। इस पुरुष नसबंदी के पीछे सरकार की ये मंशा बताई जाती है कि देश की आबादी को नियंत्रित करना है। इसके अंतर्गत लोगों की इच्छा के विरुद्ध उनकी नसबंदी कराई गई थी। व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार शासन का हस्तक्षेप जो था वो लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र का एक बहुत ही नकारात्मक पक्ष ही था। लेकिन इस विषय को आधार बनाकर मलयालम के कवि अय्यप्पा पनिकर ने कविता लिखी है, और इस कविता में जो प्रतिरोधी स्वर सशक्त रूप से मुखरित होता है वह पूरे देश की बौद्धिक सांस्कृतिक नसबंदी के विरोध में था। बौद्धिक और सांस्कृतिक नसबंदी यानी प्रतिक्रिया करने से कतराते हुए जन इसमें और निष्क्रिय होते जन इसमें हमें दिखाए गए हैं, और संवेदनशीलता की ओर संकेत है जो कि, और उस संवेदनशीलता को तोड़ देने की साजिशें हैं जो इसके माध्यम से, नसबंदी के माध्यम से अभिव्यक्त की गई हैं। और इसमें व्यंग्य है, आक्रोश है, और एक प्रकार की तिलमिलाहट भी आपको दिखाई देगी। इस कविता का शीर्षक है हरड़, हरड़ यानी जिसको मलयालम में कड़का कहते हैं, एक जो जड़ी बूटी होती है हरड़। तो हरड़ के संबंध में यह बताया जाता है कि हरड़ जो है वो व्यक्ति की यौन इच्छाओं को जो है समाप्त कर देता है या निष्क्रिय कर देता है। उस हरड़ को प्रतीकात्मक रूप से लेकर के यहाँ इस कविता को एक तिलमिला देने वाले एहसास के साथ अय्यप्पा पनिकर जो है प्रस्तुत करते हैं। कविता की कुछ पंक्तियां मैं पढ़ूंगी। हड़काओ नहीं हरड़ मैं पी लूँगा महतारी, हड़काओ नहीं हरड़ मैं पी लूँगा महतारी, मैं पी लेता हूँ हरड़ महतारी, कड़वा नहीं कहूँगा कसैला भी नहीं कहूँगा, हरड़ मैं पी लेता हूँ महतारी।
चौका सजा शयन कक्ष सुरक्षित है, पर लेटते ही बुढ़िया तेरा काढ़ा हरड़ का, पर लेटते ही बुढ़िया तेरा काढ़ा हरड़ का मेरी जीभ पर दाग बन जाता है, मेरी नाक पर तिल बन जाता है, फिर बोल में उतरता है, फिर बोल में उतरता है तो गाली बन जाता है। काढ़ा मतलब और भी कविता की बीच की पंक्तियाँ उन्हें छोड़ते हुए मैं पढ़ रही हूँ। काढ़ा हरड़ का पी पी कर, यानी यहाँ देखिए यहाँ इसके बारे में बात की गई है, तो उसके साथ साथ उसका एक प्रतिरोध और उसके साथ एक प्रतिशोध की भावना भी इस कविता में हमें दिखाई देती है। वो एक तिलमिलाहट की ही अभिव्यक्ति है। तो काढ़ा हरड़ का पी पी कर मदमत्त होकर डालूंगा फंदा, तेरे ही गले में ए महतारी, तेरे ही गले में ए महतारी, फिर निकलना नहीं मैदान दिशा को, उतार लूँगा मैं तेरी झनकती पायल, उतार लूँगा मैं तेरी झनकती पायल, ये डोलती हुई लटकन तेरी। तो ये हरड़ कविता है। इस हरड़ कविता के माध्यम से जो है इस बौद्धिक और सांस्कृतिक नसबंदी के खिलाफ अय्यप्पा पणिकर ने अपनी आवाज़ जो है इस संदर्भ में उठाई है। और जैसे स्टेट या राज्य वास्तव में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का समूह ही होता है, परंतु वही जो है अनंतर जो है जनता पर वर्चस्व के केंद्र के रूप में परिवर्तित होता नजर आता है। बात हो चुकी है कि तमाम व्यवस्थाएं किस प्रकार से जनता पर कहाँ ढा सकती हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि अप्रिय सत्यम न वदा की शर्त जो है, अप्रिय सत्य को ना कहने की शर्त जो है, वह शर्त हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और जो भी अप्रिय सत्य को कहता है वह आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। मानवाधिकार के नाम पर आवाज़ उठाने वाला जो है वह जेल तक जा सकता है। तो श्रीधना मेनन की कविता है अस्पताल में, तो उसमें उसके कुछ अंश को मैं पढ़ूंगी जो कि लोकतंत्र पर लगने वाले आघात को सूचित करती है। अस्पताल में इसको होती रहती है खुजली, इसको होती रहती है खुजली, खुजलाता रहता है निरंतर, खुजली है फैल जाएगी खुजलाने पर, खुजली है फैल जाएगी खुजलाने पर, इसलिए बांध दिए हैं चरण और कर, इसलिए बांध दिए हैं चरण और कर, असहनीय हो खुजली चिल्लाने न लगे इसलिए, ठूस दिया है कपड़ा मुख विवर में, ठूस दिया है कपड़ा मुख विवर में, दुबला न रह जाए देह इसलिए, भोजन सुई से पहुंचा दिया जाता है भीतर, पीड़ा से तड़प रोए न मरीज इसलिए देता हूँ मॉर्फिन भी। कितने दिन चलेगा इलाज, डॉक्टर से पूछा जाता है कितने दिन चलेगा इलाज, इस प्रश्न पर गंभीर होकर डॉक्टर बोलते हैं रोग ठहरा खुजली का, रोग ठहरा खुजली का, कौन कहे कितने दिन चलता रहेगा इलाज, कौन कहे कितने दिन चलता रहेगा इलाज। क्या इलाज आज भी चल रहा है, ये एक प्रश्न है जो छोड़ दिया जा रहा है। तो इस लोकतंत्र के इस बिगड़े रूप पर प्रहार जो है हमें दिखाई देता है। मलयालम के सुप्रसिद्ध युवा कवि कह सकते हैं उन्हें, उनकी कविता है मंच का दीपक। तो मंच का दीपक बालचंद्रन चुल्लिकाट की कविता है। तो बालचंद्रन चुल्लिकाट अपनी कविता में उसको मंच का दीपक उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं, अंधेरे का बाजा बज रहा है गूंज रहा है, अंधेरे का बाजा बज रहा है गूंज रहा है, ताल सरका रहा है, ढोल का चमड़ा कस रहा है, ढोल का चमड़ा कस रहा है, रात का गला भर्रा रहा है, रात का गला भर्रा रहा है, सीने में दीप की एक शिखा कांप चुकी है। फिर उसके बाद कविता का अंत होता है। कविता इस प्रकार चलती रहती है, बहुत ही अच्छे रूपक में लिखी गई कविता है। और ढोल अचानक फट गया, मंजीरें टूटकर बिखर गईं, रात की जिह्वा लड़खड़ा जाती है, पृष्ठभूमि का संगीत आह बन जाता है, बिना यवनिका के बिना श्रृंगार के आखिरी पात्र भी लुप्त हो जाता है। और काली छाया तेल का पान करके धुआं छोड़ती हुआ दिया बुझ जाता है, अंधेरा छा जाता है, एक याम बाद होगी सुबह, यह दिया मौत का जिसमें मौत जल गई, क्या अब उसे जला सकेगा कोई। तो ये
मतलब चुल्लिकाट की कविता है, जिसे उन्होंने कथकली के एक मंच के साथ के रूपक के साथ जोड़ करके अपनी प्रतिपक्ष धार्मिकता को अभिव्यक्त किया है। उसी तरह सच्चिदानंद, जो कि शायद संभवतः सभी के लिए परिचित कवि हैं, उत्तर भारत के लिए भी परिचित कवि हैं सच्चिदानंदन शायद। तो सच्चिदानंद की कविता दुश्मन कौन, उसमें वे कहते हैं कि दुश्मन कौन है। दुश्मन वो नहीं है जो कि आप वो अध्यापक नहीं है जो कि आपके बच्चों को झूठ पढ़ा रहा है, वो नहीं है जो कि आपके बच्चे को अस्पताल ले जाने पर देर कर रहा है, गुर्रा रहा है, उसके गले में तो पट्टा है, रंगीन रिबन बंधा हुआ है, और वो अलसाया हुआ खड़ा युवक नहीं है जो कि विज्ञापनों में है, वो तो बेचारा एक षड्यंत्र का शिकार है। मधुर स्वर में मत होकर गाता हुआ युवक नहीं है, उसके जो बदन से कपड़े उतार कर नाचती है वो लड़की नहीं है। इस प्रकार कई दुश्मन, यानी जीवन यापन के लिए साहित्य रचने वाला साहित्यकार भी आपका दुश्मन नहीं है। और अंत में वे कहते हैं कि वहाँ दुश्मन कौन है। भर्त्सना की लात खाकर भी पूंछ हिलाने वाला पालतू कुत्ते की उस पालतू कुत्ते की सी यह जो तुम्हारी विनम्रता है। लात खाकर भी पालतू कुत्ते की तरह यह जो तुम्हारी विनम्रता है वही दुश्मन है तुम्हारी। निर्माण कर सब कुछ से वंचित होकर जीते चले जाने की यह जो तुम्हारी सहनशीलता है, यह जो तुम्हारी सहनशीलता है वही दुश्मन है तुम्हारी। इतना होने पर भी, इतना सब कुछ होने पर भी किम कर्तव्य विमूढ़ होकर आंखें फाड़े खड़े हो यह जो तुम हो। आंखें फाड़े खड़े हो यह जो तुम हो, यह तुम ही सच्चा दुश्मन है तुम्हारा, यह तुम ही सच्चा दुश्मन है तुम्हारा। और इसी प्रकार परविला रमेशन नाम के कवि हैं, उनकी कविताएं भी इस दौर की बहुत सशक्त कविताएं हैं, और कविता जिसमें कोई कर्ता नहीं। इन कविताओं में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से मतलब एक प्रतिपक्ष धर्मी स्वर जो है खास तौर से आपातकाल के दौर में हमें यहाँ पर सुनाई देता है। समय की कमी के कारण मैं कुछ कविताओं को छोड़ रही हूँ यहाँ पर। और आपातकाल और केरल के संबंध में संदर्भ में जब बात की जाती है तो विद्यार्थी राजन और राजन के पिता ईचर वारियर को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। राजन के पिता ईचर वारियर जो हिंदी के ही अध्यापक थे, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। राजन का केस 1976 का है, जो भारत में राष्ट्रव्यापी आपातकाल के दौरान केरल की स्थानीय पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया था राजन, और यातना के कारण क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज कैलिकट के छात्र पी राजन की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद कानूनी लड़ाई के संदर्भ में जो पिता की लड़ाई है उसको के.जी. शंकर पिल्ले ने अपनी कविता में मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। और इसमें एक पीड़ा, एक आक्रोश, एक चिंता के साथ एक गहनतम दुख भी है, जिससे हम आज भी हम केरलवासी शायद आज भी उबर नहीं पाए हैं। तो इस कविता को मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि एक पिता का संघर्ष है। क्या तुमने कहीं देखा है मेरे बच्चे को? एक पिता पूछ रहा है। हर दरवाज़ा खटखटाया, घमंड के साथ मेरे मुंह पर बंद हो गया। हर दरवाज़ा जो खटखटाया घमंड के साथ मेरे मुंह पर बंद हो गया। अकेला पड़ गया राह में, मुझे भेड़ियों ने घेर लिया, मुझे भेड़ियों ने घेर लिया। खून में थी जो डर की फौज वह छितर गई, विद्रोह की फौज ने साथ दिया। ऐ भेड़ियों, क्या देखा है तुमने मेरे बच्चे को? ऐ भेड़ियों, क्या तुमने देखा है मेरे बच्चे को? कोई कुछ न बोला। लगा कि अंधेरे में कोई पुकार रहा है, लगा कि बरसात में कोई खड़ा है जो बुन रहा है इंतज़ार का निशान। हर आंसू में देखता कोई दूसरा चेहरा, झंडों और किलों ने, मृतकों ने, रात के पंछियों ने पूछा मुझसे क्या क्या क्या। हे वेलायप्पा, किसी दीवार के भीतर, हे गिद्धों, किसी मुर्दों के ढेर में, हे प्रलय, क्या किसी धार में, क्या तुमने देखा है मेरे बच्चे को? लगा मेरे सांस की सीमा ख़त्म हो रही है,
लगा मेरे सांस की सीमा ख़त्म हो रही है। नदी ने कहा, कुछ गाते हुए बच्चों को देखा था तराइयों में, कुछ गाते हुए बच्चों को देखा था तराइयों में। फिर मैं बहती रही लगातार 2 दिन और 2 रात। जब मैं लहर के विपरीत खे रहा था, किसी ने पैर के नीचे की ओर खींच लिया मुझे और डुबो दिया। क्या तुमने देखा है मेरे बच्चे को? उसने पूछा, क्या तुमने सौंपा था मुझे उसे संभालने के लिए? मौत ने कोशिश की डराकर भगाने की, मौत ने कोशिश की डराकर भगाने की। निडर होकर मैं डटा रहा, चीता बनकर, बाघ बनकर आई मौत, दे दो मेरे बच्चे को, कहता हुआ मैं भी डटा रहा। ईश्वर, गलता ढेला बनाया है तुमने पिता का सीना। ईश्वर, गलता हुआ ढेला बनाया है तुमने पिता का सीना। बारिश है कि रुकती नहीं, उड़ गए छाते, उड़ गए हेलीकॉप्टर, प्रधानमंत्री और कैमरे। अंधेरे में खड़ा बारिश में भीग रहा है मेरा बच्चा, दे दो उसे जल्दी एक छाता। जो बड़ा हो गोवर्धन से, जो बड़ा हो गोवर्धन से, जो बड़ा हो पार्लियामेंट से। ये कविता आपातकाल की उस घटना को याद दिलाती है जो कि कोई भी केरलीय शायद उसे भुला नहीं पाया है, राजन के वध का जो केस है। और इसी प्रकार कडमिनट्टा की कविता मृत्यु उत्थान है, जिसमें हम देखते हैं कि उत्थान की बात भी न केवल निराशा व्याकुलता नहीं, उससे उत्थान की बात भी कही जाती है। निज पैरों पर बदन चढ़ाकर रीढ़ तान कर चलने वाला मनुष्य, उसे झुकने को फिर ठोकने को लकड़ी की सलीबें बनाती हैं मूढ़ शक्तियाँ, उसे ठोकने को सलीबें बनाती हैं मूढ़ शक्तियाँ। उत्तेजित हैं जब मुंद जाती हैं तब पुण्य खिलाती आँखें, कारागृह में मसल जाती है पुष्पों की सुगंध, लंबी रात के रास्ते से जहाँ पहुँचती हैं शक्तियाँ। फिर कवि अंत में कहते हैं, उठो जागो तुम युग प्रभात, समय हो चुका चलो अब उद्घोष करो तुम युग प्रभाव। अनेक पत्तों से सजनी है पंक्तियाँ, कोपलों को करनी है तैयारियाँ। इस प्रकार की बहुत ऐसी कविताएं भी आई हैं मलयालम में जिन्होंने की एक तरह से एक नक्सल झुकाव भी जिनमें नज़र आता है। हमें सच्चिदानंद की ही कविता में भी ये बात भी मिलती है। और हम देखते हैं कि 70 के दशक में जो आत्मताप है व्यक्ति का, उसका अंकन सच्चिदानंद की बुखार शीर्षक कविता में हमें दिखाई देता है। यानी उस कंबल को हटाकर, बुखार के कंबल को हटाकर धूप दिखाने वाली कविता, और जिसमें एक बच्ची है और उसके सिरहाने बैठा हुआ, जो बुखार से तप रही है, सिरहाने बैठे हुए पिता और कवि मित्र, दोनों कवि हैं, आपस में बात कर रहे हैं और तीव्र चर्चा हो रही है। और अंत में वो बच्ची उठती है और पूछती है, आखिर हमारी कविता, उन अंतिम पंक्तियाँ, आखिर हमारी कविता काली नहीं पुतलियों की तरह, आखिर हमारी कविता काली नहीं पुतलियों की तरह, सिंहनाद का गायन उस तरह क्यों नहीं करती जो अंकुशहीन नयाग्रा करती है जंगल की गहनता में। काली है हमारी कविता, विस्फोट क्यों नहीं करती, वर्षा काल में अमेज़न नदी की तरह लाल चेहरे के साथ क्यों नहीं बैठती, अमेज़न नदी के समान रात में क्यों नहीं बैठती। तो इस प्रकार से बहुत सी कविताएं हैं, और भी बहुत सी कविताएं आती हैं जो कि मलयालम में, जो कि प्रतिपक्ष धर्मिता को निभाती हुई कविता लोकतंत्र की रक्षा में अपनी भूमिका को निभाती हैं। अपनी बात को अंत करने से पहले मैं वाइलोपिल्ली की उस कविता को पढ़ूंगी जिसमें, जो कि इस श्रृंखला की कड़ी बनने के लिए युवाओं का आह्वान करती है। उस कविता का शीर्षक है मशालें। हिंदी में केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन के ही समय में लिखने वाले कवि रहे हैं वाइलोपिल्ली। 1911 में ही उनका भी जन्म वर्ष है, उसी समय के कवि रहे हैं, और कई समानताएं भी हमें उसमें नज़र आती है, उस पर कभी और बात की जा सकती है। तो मशालें की कुछ पंक्तियां पढ़ने के पश्चात मैं समाप्त करूंगी। और मशालें वाइलोपिल्ली की कविता है। फड़क रहा है रक्त जिनकी धमनियों में, ए जवां हाथों आओ उठाओ इन मशालों को,
कितनी पीढ़ियों ने कितनी बार उठाया है जगत के इन ज्योतिष पुल्लिंगों को, मशालों को। ज्वालाओं से, कविता की कुछ पंक्तियाँ छोड़ करके पढ़ रही हूँ। ज्वालाओं से ज्वालाओं का चुंबन लेना, हर चुंबन से नई मशालों का खिलना, ले लेकर हाथों में गाते हुए आगे बढ़ना, युग के पथ पर इनका कतारों में जुड़ते जाना, युग के पथ पर इनका कतारों में जुड़ते जाना, धीरता से बढ़ते जाना, धीरता से बढ़ते जाना, नव युव जन वृंदों का भर भर देखा है आँखों ने, भर भर देखा है आँखों ने, यह दृश्य रहा है कमनीय सदा, यह दृश्य रहा है कमनीय सदा। नए और अंत यही आह्वान है कि फड़क रहा है रक्त जिनकी धमनियों में, ऐ जवां हाथों आओ उठाओ इन मशालों को। कितनी पीढ़ियों ने कितनी बार उठाया है जगत में इन ज्योतिष पुल्लिंगों को, इन मसालों को, इन मशालों को, इन मशालों को आओ उठाओ ऐ युवा करो। इस आह्वान के साथ मैं अपनी बात को केवल इन कविताओं से परिचित कराना मेरा उद्देश्य था, और इसे अपने सीमित समय के अंदर जितना हो सके मैंने इसको प्रस्तुत किया। और भी बहुत सी कविताएं हैं जो प्रतिपक्ष धर्मिता को लेकर आगे भी लिखी गई हैं, तो इनको पढ़ने के प्रति अगर जिज्ञासा इससे जाग सके तो मैं समझूंगी कि ये मेरा ये प्रयास सफल हुआ। और मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबको कि आपने मुझे बड़े धैर्य के साथ इस अवसर पर, ये जो अंतिम भोजन का समय है, इस अवसर पर भी आपने मुझे सुना। और सिंधु जी के प्रति मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ। जैसे कहते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं जहाँ नयन में स्नेह, तुलसी कहते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं जहाँ नयन में स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन वर्षे मेघ। आज जब हम इस कक्ष में प्रवेश कर रहे थे तो आशीष त्रिपाठी जी कह रहे थे, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। ज़रूर, ये स्नेह ही है, यहाँ तो हमेशा स्नेह की ही वर्षा होती है, यह स्नेह ही हमें यहाँ खींच लाता है। और मैं सिंधु जी को, जैसे कि रविंद्राक्षन जी बता रहे थे कि संभवतः इतनी ऊर्जा के साथ इतने कार्यक्रमों का आयोजन करने वाला ये अपने आप में अकेला कॉलेज है और अकेला हिंदी विभाग है। और मैं साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ और पूरी शुभकामनाएं दे रही हूँ आपको। धन्यवाद।